कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक बाग से शुरू होती है। पूरा दिन काम करने के बाद एक किसान घर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोई पीछे से पकड़कर उसे जान से मार देता है। कुछ दिनों बाद कहानी शहर के कब्रिस्तान से शुरू होती है। जेसिका की माँ की मौत पिछले हफ्ते हुई थी और वो अपनी माँ की कब्र के पास खड़ी उसे याद कर रही थी। इसी दौरान परिवार की वकील उसके पास आती है और उसे एक लिफाफा देकर कहती है, तुम्हारी माँ ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा तुम्हारे मामा के नाम भी किया है। बचपन में तुम्हारा मामा तुम्हारा बहुत ख्याल रखता था और तुमने कुछ साल उसके पास ही गुजारे थे। इसके बाद वकील उसे उसके मामा का पता बताकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद जेसिका अपने घर पहुँच गई थी। वो वकील का दिया लिफाफा खोलती है तो उसे उसमें एक चेक नजर आता है। जेसिका अपने लवर सैम के साथ ही रहती थी। सैम उसके पास आकर उसे चेक के बारे में पूछता है। जेसिका उसे बताती है कि यह चेक मेरे मामा के लिए है। हम ये चेक देने मेरे मामा के पास जाएंगे और कुछ दिन उसके पास ही गुजारेंगे। अगले ही दिन ये दोनों मामा से मिलने के लिए गाड़ी में चल पड़ते हैं। रास्ते में सैम उससे पूछता है कि तुम्हारा मामा क्या करता है। इस पर जेसिका उसे बताती है कि वो पहले खेती करते थे, लेकिन अब वो क्या करते हैं ये मैं नहीं जानती। दरअसल जेसिका पिछले कई सालों से अपने मामा से नहीं मिली थी। जेसिका तो उसकी शक्ल तक भूल चुकी थी कि वो कैसे दिखते हैं। एक लंबे सफर के बाद दोनों मामा के घर पहुँच जाते हैं, जो शहर से दूर खेतों और बागों में अकेला नजर आ रहा था। जेसिका को सबसे पहले उसकी मामी मारिया मिलती है। मारिया उससे माफी मांगकर कहती है कि हमें कल ही तुम्हारी माँ के बारे में पता चला। उसकी बात खत्म होते ही जेसिका का मामा जिम भी बाहर आकर उनसे मिलता है। जेसिका कई सालों बाद उन्हें मिलने आई थी, जिस कारण उसके मामा मामी बेहद खुश थे। वो इन दोनों को चाय पिलाने के बाद जेसिका को वही कमरा दिखाते हैं जिसमें जेसिका बचपन में रहा करती थी। थोड़ी ही देर बाद जेसिका और सैम अपना सामान एक कमरे में रख लेते हैं। दोनों कुछ दिन यहीं बिताने वाले थे। रात को सभी एक साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते जिम जेसिका से उसके और सैम के काम के बारे में पूछता है। जेसिका बताती है कि मैं एक कंपनी में काम करती हूँ और सैम का अपना क्लिनिक है। इसके बाद जेसिका जिम को बताती है कि उसकी माँ ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा उन्हें भी दिया है और वो जाते समय उन्हें वो हिस्सा देगी। जेसिका की बात शायद जिम को अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है। अगले दिन सुबह जेसिका उठकर खेतों में वक्त गुजारती है। इसके बाद वो और सैम बाग में टहलने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों वापिस आ गए थे और तभी सैम को याद आता है कि उसे कोई जरूरी फोन करने थे, मगर इस जगह पर सिग्नल नहीं था। जिसके बाद सैम लैंडलाइन का इस्तेमाल करने अंदर चला जाता है। उसके जाते ही घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी से बाहर निकलने वाला आदमी मॉर्गन था। जेसिका को देखकर वो हैरान होता है और उसके पूछने पर जेसिका उसे अपने बारे में बताती है। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी जिम बाहर आकर मॉर्गन से बातें करने लगता है। मॉर्गन उसे कोई धमकी देकर अपनी गन भी दिखाता है। मॉर्गन जिम को ब्लैकमेल कर रहा था। शायद वो उसका कोई राज जानता था। जिम उसे घर के पीछे जाने को कहता है, जिसके बाद मॉर्गन उसकी बात मानकर घर के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ शरीफ बोसमैन भी इसी इलाके में घूम रहा था। कुछ दिन पहले इस इलाके की एक दुकान में चोरी हुई थी और बोसमैन उसी की छानबीन कर रहा था। उधर सैम के फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी और उसका चार्जर उसकी गाड़ी में ही था। वो गाड़ी में बैठकर गाने सुनने और फोन चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी की बैटरी भी डेड हो चुकी थी, जिसे देखकर सैम काफी हैरान होता है। वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसकी नजर खून के दाग पर पड़ती है। जमीन पर खून देखकर सैम हैरान था। वो खून के दागों का पीछा करते करते घर के पीछे पहुंच जाता है और वहाँ उसे एक गाड़ी नजर आती है। सैम जल्दी जल्दी गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो गाड़ी में से मॉर्गन की लाश बाहर गिरती है। लाश देखकर सैम डर चुका था, जिसके बाद वो वहीं आसपास ही छुप जाता है। घर में मारिया और जेसिका एक दूसरे से बातें कर रही थी। उधर सैम झाड़ियों में छुपकर गाड़ी पर नजर रख रहा था और जल्द ही जिम गाड़ी के पास आता है। सैम समझ गया था कि मॉर्गन को जिम नहीं मारा है। वो सीधा घर में आकर पुलिस को फोन कर कहता है कि मेरी जान को खतरा है। पुलिस उससे उसका पता पूछती है, जिस पर सैम बताता है कि वो इस खेतों और बागों के बीच बने घर में से बोल रहा है। इसके बाद सैम उन्हें और भी चीजें बताने ही वाला था कि तभी जिम बाहर से फोन की वायर काट देता है। अब सैम भागकर जेसिका और मारिया के पास जाता है और फिर उन्हें सब बताता है कि जिम एक किलर है। उधर बोसमैन दुकान में जाकर चोरी की छानबीन कर रहा था। इसी बीच उसे वायरलेस पर सैम के फोन के बारे में बताया जाता है। बोसमैन इस इलाके को अच्छी तरह से जानता था, जिस कारण वो समझ जाता है कि खेतों और बागों वाला घर कहाँ पर है। दूसरी तरफ सैम और जेसिका घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी मारिया पीछे से वार कर उन दोनों को बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है। जिम ने उन दोनों के हाथ बांधकर उन्हें चेयर्स पर बिठा रखा था। मारिया जेसिका से पैसों के बारे में पूछती है, जिन्हें देने वो यहाँ आई थी, मगर उसके बार बार पूछने पर भी जेसिका अपना मुंह नहीं खोलती। आखिर में जिम सैम को तड़पाने का फैसला करता है ताकि जेसिका अपना मुंह खोल सके। वो जैसे ही सैम के नाखून उखाड़ने लगता है कि तभी गाड़ी की आवाज
आवाज सुनकर रुक जाता है। गाड़ी में आने वाला बोसमैन था। जिम और मारिया का ध्यान बोसमैन की तरफ था, जिसका फायदा उठाकर जेसिका ने पास पड़ा कटर उठा लिया था। अब जिम बाहर निकलकर बोसमैन से बात करने लगता है। मारिया जेसिका के हाथ में कटर देखकर उस पर गुस्सा होती है और तभी सैम पूरी ताकत से मारिया के बाल खींचता है। मारिया जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख बोसमैन भी सुन लेता है। वो जैसे ही अंदर जाने लगता है तभी जिम अपनी बेल्ट निकालकर उसके गले में फंसा लेता है। उधर जेसिका के हाथ आजाद हो चुके थे। वो सैम के कहने पर भागती है तो बाहर उसे जिम नजर आता है, जो अपनी बेल्ट से बोसमैन का गला दबा रहा था। जेसिका डरकर दूसरी तरफ भागने लगती है। जल्द ही बोसमैन ठंडा पड़ जाता है, जिसके बाद जिम भी जेसिका के पीछे पीछे जाता है। भागते भागते जेसिका बागों के बीचों बीच आ चुकी थी, लेकिन जल्द ही जिम उसे पकड़ लेता है। अब वो उसे कभी भी मार सकता था, मगर तभी वहाँ बोसमैन पहुँच जाता है। वो जिम को अपना हथियार नीचे रखने को कहता है, लेकिन जिम धोखे से उसे ही मार देता है। बोसमैन की मौत देखकर जेसिका फिर से भागती है और जिम फिर से उसके पीछे लग जाता है। जेसिका इस बार छुपने में चालाकी से काम लेती है, जिस कारण जिम उसे ढूंढ नहीं पाता। उधर मारिया लगातार सैम को तड़पा रही थी। उसने सैम का एक नाखून भी उखाड़ दिया था। सैम की चीखें सुनकर जिम भी घर में वापस आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से सैम से पूछताछ करने लग जाते हैं। जेसिका छुपते छुपाते एक गड्ढे में पहुंच जाती है, जहां उसे कई लाशें नजर आती हैं। लाशें देखकर वो बेहद डर गई थी और किसी तरह खुद पर काबू पाकर अपनी चीख रोकती है। थोड़ी देर बाद वो बोसमैन की लाश के पास पहुंच जाती है और उसकी जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर भाग जाती है। घर में जिम और मारिया अभी भी सैम से पैसों की पूछताछ कर रहे थे और इस बार सैम उन्हें चेक के बारे में बता देता है। उधर जेसिका बोसमैन की गाड़ी तक पहुंच चुकी थी और उसके कदमों की आवाज सुनकर जिम भी घर से बाहर निकल जाता है। जेसिका जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जिम वहाँ पहुंचकर कहता है कि मैंने इसका इंजन खराब कर दिया। जेसिका उससे कहती है कि तुम मेरे मामा नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो मुझे बहुत प्यार करते थे। ये सुनकर जिम कहता है कि मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ, बल्कि पुलिस से भागा हुआ एक मुजरिम हूँ। इसके बाद जिम गाड़ी का शीशा तोड़कर जेसिका को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका तेजी से काम लेकर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते इस बार जेसिका घर के बेसमेंट में पहुँच चुकी थी। बेसमेंट में घर का काफी पुराना सामान पड़ा था। जेसिका सामान देखने लगती है और उसके हाथ कुछ तस्वीरें लग जाती हैं। एक तस्वीर में जेसिका की माँ और उसकी भाभी साथ साथ नजर आ रही थी। तस्वीर देखकर जेसिका सब समझ गई थी कि मारिया उसकी मामी नहीं बल्कि जिम की दोस्त है। इसी दौरान जिम भी वहाँ पहुँच जाता है। जेसिका उससे पूछती है कि घर में रहने वाले कहाँ हैं? तुमने उनके साथ क्या किया? जिम उसे बताता है कि जहाँ तुम्हारे मामा मामी ही रहते थे, मैंने उन्हें मारकर गड्ढे में दफन कर दिया। इतना कहकर वो जेसिका को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जेसिका पहले उस पर वार करती है और फिर उसी की बेल्ट से उसका गला दबाने लग जाती है। जेसिका को जिम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उसके आखिरी रिश्तेदार भी मार दिए थे। देखते ही देखते जिम दम तोड़ देता है और उसकी मौत के साथ ही सैम भी वहाँ पहुँच जाता है। दोनों एक दूसरे को सही सलामत देखकर बहुत खुश थे। सैम ने अपने हाथ किसी तरह आजाद कर लिए थे। कहानी के आखिर में मारिया शहर छोड़कर भाग रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ लग जाती है। मारिया और जिम लवर्स थे। ये दोनों ही मिलकर लूटपाट और कत्ल करते थे। जेसिका को जायदाद में अपने मामा मामी का घर भी मिल जाता है, क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी और जेसिका ही उनकी इकलौती रिश्तेदार थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।